आज जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं वो है निषेचन या फर्टिलाइजर। जनरल में आप लोअर क्लास में पढ़ चुके होंगे कि एक नर युग्मक व दूसरा मादा युग्मक, इन दोनों के संयोजन या संयोजन को आप और बोल सकते हो संलयन, या और बोल सकते हो फ्यूजन, या और भी बोल सकते हो मिश्र की प्रक्रिया को निषेचन के नाम से जाना जाता। वापस सुनिए, नर युग्मक व मादा युग्मक और दोनों का मिश्रित हो जाना, और मिश्रित होकर के आपको पता है अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक, और दोनों के संयोजन से एक द्विगुणित संरचना युग्मनज का निर्माण होता है। तब आप लेंगे बोल सकते हो नर युग्मक या अगुणित नर युग्मक व अगुणित मादा युग्मक के संयोजन संलयन या मिश्रण से द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया निषेचन के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप जो निषेचन पढ़ रहे हो वो आवृत्तिबीजी पादपों में निषेचन का अध्ययन कर रहे हो। आवृत्तिबीजी जो पादप है उनमें निषेचन का अध्ययन कर रहे हो। इन पादपों में सर्वप्रथम निषेचन की क्रिया का जो अध्ययन किया था वो स्ट्रॉसबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने जिस पादप में किया था उस पादप का नाम लीलियम। लीलियम पादप में या लीलियम आवृत्तिबीजी पादप में सर्वप्रथम स्ट्रॉसबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने निषेचन की क्रिया का अध्ययन किया। कुछ और वर्ड में मैंने आपको बताया थे कि इनमें नाल युग्मक की प्रकार का निषेचन पाया जाता। उससे पहले मैं आपको हिंट दे दूं कि आपने नर युग्मक में पढ़ा था, उसमें नर युग्मक का निर्माण हुआ। जो मादा युग्मक में पढ़ा था उसमें जो अंडकोशिका बनी वो मादा युग्मक का कार्य करती। और तब मैं आपसे वर्ड बोला था कि नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों का संयोजन संलयन या मिश्रण, और उस क्रिया को आपने नाम दिया था निषेचन, और जिस संरचना बनी थी उसे द्विगुणित संरचना को आपने नाम दिया युग्मनज। आवृत्तिबीजी पादपों में इस क्रिया का अध्ययन जो है वो स्ट्रॉसबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया, और जिस पादप में इसका अध्ययन किया उस पादप का नाम लिया। मैंने आपसे कहा था कि आवृत्तिबीजी पादपों में नाल युग्मक की प्रकार का निषेचन पाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो अंतिम जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो पराग नलिका है इसमें ये जो दिख रहे हैं नर युग्मक, और ये पराग नलिका की सहायता से नर युग्मक अंडकोशिका तक पहुंचते हैं या मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। और तब मैंने आपको बोला है नाल युग्मकी, नाल का मतलब नर युग्मक मादा युग्मक तक एक पराग नलिका की सहायता से या नलिका की सहायता से पहुंचते हैं, और इसलिए आपने नाम रख दिया था नाल युग्मक की प्रकार से निषेचन। और फिर मैंने आपसे कहा था कि निषेचन की प्रक्रिया का जो अध्ययन है हम निम्न चरणों में करते हैं। चरणों का अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जूनियर क्लास में पुष्प की संरचना पढ़ी थी, या अभी आपने इससे पहले वाले जो नर युग्मकोद्भिद व मादा युग्मकोद्भिद का अध्ययन किया था उसमें एक संरचना पढ़ी थी कि अंडाशय, अंडाशय के अंदर अगर काट के देखा था तो अंडाशय के केंद्रीय भाग बीजांडाशय पर बीजांड रंग की सहायता से बीजांड लगे रहते हैं। और अब आप देख रहे हो अंडाशय के अंदर जो भाग दिखाई दे रहा है वो बीजांड है, और ये अंडाशय का आधारी भाग आप देखते हो उस पार्श्व से जुड़ा रहता है। ये जो भाग आपको नलिकाकार दिखाई दे रहा है आप पढ़ चुके हो वर्तिका। ये चीज भाग में फूला हुआ दिखाई दे रहा है आप पढ़ चुके हो वर्तिका। तब मैं आपसे वर्ड बोल रहा हूँ कि निषेचन की प्रक्रिया का जो अध्ययन है निम्न चरणों करते हैं, जिसमें सबसे पहला चरण है परागकणों का अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। लैंग्वेज सुनी, उससे पहले मैं आपको बता दूं आपने एक परागकण की संरचना पढ़ी है। एक परागकण की संरचना के दो चोर होते हैं, ये जो बाहर दिख रहा है इसे बाह्य चोर नाम आपने दिया था, और जो अंदर दिखाई दे रहा है इसे अंतर चोर नाम आपने दिया। मैं आपसे लैंग्वेज बोल रहा हूं कि परागण की प्रक्रिया द्वारा आप इस चैप्टर में परागण का अध्ययन करेंगे अगले टॉपिकों में, लेकिन अभी आप सिर्फ समझिए परागण का मतलब है परागकोश का फटना।
और परागकोश की संरचना आप पढ़ चुके हो। परागकोश का फटना और परागकोश के अंदर जो बने थे वो थे परागकण, और परागन की प्रक्रिया द्वारा वो परागकण पुष्प की वर्तिका पहुंच जाते हैं, या परागकणों का पुष्प की वर्तिका पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको नाम दिया परागन। तब मैं आपसे लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि परागन की प्रक्रिया द्वारा परागकण पुष्प की वर्तिका पर पहुंच जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि पुष्प की वर्तिका पर जल, शर्करा, रेजिन, वसा आदि का गुण उपस्थित या आदि उपस्थित होते हैं। पुष्प की वर्तिका पर पहुंचा जो परागकण है, जल में घुलते जो पदार्थ इनको अवशोषित कर लेता है। जिस प्रकार बीज जो है भूमि पर डालने के पश्चात जल में लवणों को अवशोषित करके फूल जाता है, ऐसी प्रक्रिया यहाँ संपन्न हो रही है, और फूलने के पश्चात बीज जो है वो अंकुरित हो जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया यहाँ संपन्न हो रही है। पुष्प की वर्तिका पर पहुंचा परागकण वर्तिका की सतह पर उपस्थित जल, शर्करा, रेजिन, वसा आदि को अवशोषित करता है और अवशोषित करके फूल जाता है, और उसके फूलने से उसका जो अंतः चूर्ण है वो नलिका के रूप में जनन छिद्र से होकर के बाहर निकल आता है, और उसी प्रक्रिया को नाम दिया परागकणों का अंकुरण। उसी प्रक्रिया को नाम दिया है परागकणों का अंकुरण। परागकणों के अंकुरण का मतलब है परागकण के अंतः चूर्ण जनन छिद्र से होकर के नलिका के रूप में बाहर निकल आता है, और उस नलिका का नाम आपने रखा था पराग नलिका। ऐसा आप ऑलरेडी नर युगपोद्गीत में पढ़ चुके हैं। क्या आपने उसका नाम रखा था पॉलन ट्यूब। ऐसा आप नर युगपोद्गीत में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, सामान्यतः एक परागकण जो है, मैं आपको बता दूं, ये अंतःचूर्ण और ये बाह्य। सामान्यतः एक परागकण के अंकुरण से एक ही परागनलिका निकलती है, और उसे एक नलिकीय परागकण के नाम से जाना जाता है। यह आपको वर्ड बोला था मोनोसाइगोनस, परागकण के नाम से जाना जाता है। वापस सुनिए, सामान्यतः एक परागकण जब अंकुरित होता है तो उससे केवल एक ही परागनलिका निकलती है, और ऐसे परागकण एक नलिकीय परागकण के नाम से जाने जाते हैं, या मोनोसाइगोनस परागकण के नाम से जाने जाते हैं। और मैंने आपसे बोला था कि अधिकांश जो आवृत्तिबीजी पादप होते हैं उनके परागकण एक नलिकीय होते हैं, अर्थात उनके परागकणों के अंकुरण से केवल एक ही परागनलिका निकलती है। लेकिन मैंने आपको फिर बताया था कि कुछ जो परागकण होते हैं वो बहुनलिकीय होते हैं, या फिर पॉलीसाइगोनस प्रकार के होते हैं। और उसके लिए मैंने आपसे वर्ड बोला था बहुनलिकीय परागकण वो परागकण होते हैं जिनमें परागकण के अंकुरण से एक नहीं अब तो एक से अधिक परागनलिकाएं निकलती हैं। उन परागकणों को आपने नाम दिया था बहुनलिकीय परागकण या पॉलीसाइगोनस प्रकार के परागकण। और ऐसे परागकण जो है वो सभी आवृत्तिबीजी पादप में नहीं अब तो कुकुरबिटेसी व मालवेसी कुल के पादपों में, इन पादपों के जो परागकण होते हैं या उन कुल के पादपों के जो परागकण होते हैं वो बहुनलिकीय प्रकार के होते हैं। लेकिन आगे ये सभी निकली हुई परागनलिका वृद्धि नहीं करती है, केवल एक परागनलिका वृद्धि करती है, अन्य परागनलिकाओं की वृद्धि अवरोधित हो जाती है, अर्थात ये निष्क्रिय हो जाती है। और यह है निषेचन की प्रक्रिया का पहला रूप परागकणों का अंकुरण। अब तो दूसरा बिंदु आप पढ़ने जा रहे हो, परागकण अंकुरित हो गए, परागनलिका निकल आई है, और यहां पर बन गए दो नर युग्मक, और शीर्ष भाग पर उपस्थित है नलिका केंद्र। ऐसा ऑलरेडी आप नलिका बिंदु पढ़ चुके हैं। लैंग्वेज सुनिए, परागनलिका वृद्धि या ग्रोथ ऑफ पॉलन।
परागकण के अंकुरण से निकली जो पराग नलिका है उसकी वृद्धि के बारे में आप अध्ययन कर रहे हो कि पराग नलिका की वृद्धि या ग्रोथ ऑफ पॉलिन। लैंग्वेज सुनिए, परागकण के अंकुरण से निकली, ये जो भाग है नीचे वाला डायग्राम मैंने समझाया, बनाया नहीं, केवल ये वाला हिस्सा बनाया है, यहाँ पर ही हम केवल वृद्धि को समझ सकते हैं और ये वाला भाग है वो वर्तिका। लैंग्वेज सुनिए, परागकण के अंकुरण से निकली जो पराग नलिका है वो सदैव बीजांड या दूसरे वर्डों बोल सकते हो अंडाशय या बीजांड की तरफ वृद्धि करती है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि परागकण के अंकुरण से निकली जो पराग नलिका है उसकी वृद्धि एक दिशीय होती है, या बोल सकते हो यूनिडायरेक्शनल होती, एक दिशीय या यूनिडायरेक्शनल होती, क्योंकि वो सदैव एक ही दिशा में अर्थात बीजांड या अंडाशय की तरफ करती। और अब बात यह है कि परागकण के अंकुरण से निकली पराग नलिका सदैव इस ओर ही वृद्धि क्यों करती है, अन्य तरफ वृद्धि क्यों नहीं करती? उसके लिए वर्ड बोला है कि अंडाशय या बीजांड जो है उनके द्वारा कुछ रसायन स्रावित किए जाते हैं और वो रसायन जो है परागकण के अंकुरण से निकली जो पराग नलिका है उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इसके परागकण के अंकुरण से निकली जो पराग नलिका है वो सदैव अंडाशय या बीजांड की तरफ अर्थात एक दिशा की ओर वृद्धि करती है और इस क्रिया को रसायन अनुवर्ती के नाम से या यह क्रिया रसायन अनुवर्ती के नाम से जानी जाती है, क्योंकि रसायन के आकर्षण के कारण उस ओर वृद्धि होती है, इसलिए उस क्रिया को रसायन अनुवर्ती क्रिया के नाम से जाना जाता है। वापस लेंगे सुनिए, परागकण के अंकुरण से निकली जो पराग नलिका है उसकी वृद्धि जो है वो एक दिशीय होती है, अर्थात वो सदैव एक ही दिशा में अर्थात बीजांड या अंडाशय की तरफ वृद्धि करती है। अंडाशय या बीजांड की तरफ वृद्धि करने का उसका कारण कि अंडाशय या बीजांड के द्वारा कुछ रसायन प्राप्त किए जाते हैं और वो जो स्रावित रसायन है वो पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इस क्रिया को रसायन अनुवर्ती क्रिया के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि परागकण के अंकुरण से निकली जो पराग नलिका है वो अंडाशय की ओर वृद्धि करेगी तो वर्तिका से होती वृद्धि करती, क्योंकि वो वर्तिका से होती हुई अंडाशय या बीजांड की तरफ वृद्धि करती और भिन्न भिन्न पादपों में जो पराग नलिका है उसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, अर्थात पराग नलिका की वृद्धि भी भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। कुछ पादप जैसे लीलियम या राइबिज की बात की जाए तो इनकी जो पराग नलिका होती है वो खोखली होती है, अर्थात उसमें ऊतक नहीं होते, वो एक खोखली नलिका का संरचना होती है और उस खोखली नलिका का संरचना है उसके अंदर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है श्लेष्मी पदार्थ बने रहते हैं। वापस परागकण के अंकुरण से निकली जो पराग नलिका है वो अंकुरण से निकली पराग नलिका अंडाशय या बीजांड की तरफ वर्तिका से होती हुई वृद्धि करती। आप देख रहे हो कि ये पराग नलिका इस वर्तिका से होती अंडाशय या बीजांड की तरफ पहुंचती है और मैंने आपसे कहा कि भिन्न भिन्न जो आवृत्ति बीजी पादप है उनमें वर्तिका की जो संरचना है जिससे होकर के पराग नलिका आगे गमन करेगी वो भिन्न भिन्न होती है। तब मैंने वर्ड बोला है कि लीलियम व राइबिज जो पादप होते हैं उनकी वर्तिका होती है वो खोखली होती है और उसमें श्लेष्मी पदार्थ होते हैं, वो श्लेष्मी पदार्थ वर्तिका जो पराग नलिका है उसकी वृद्धि को प्रेरित करते हैं और पराग नलिका वर्तिका से होती अंडाशय या बीजांड तक पहुंच जाती है। इधर देखो अधिकांश आवृत्ति बीजी पादप ये तो केवल लीलियम और राइबिज में है, यदि अधिकांश या जनरली जो बात की जाए या अधिकांश जो आवृत्ति बीजी पादप है उनमें पराग नलिका ठोस या बंद होती है और ठोस या बंद होती है इसका मतलब उसमें ऊतक उपस्थित होते हैं, वो ऊतक कोशिकाओं के बने हुए और वो पराग नलिका की वृद्धि को अवरोधित करते हैं या रोकते हैं। उस स्थिति में पराग नलिका के शीर्ष भाग से एक एंजाइम स्रावित किया जाता और उस एंजाइम पेक्टिनेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। आपको पता है पेक्टिनेज एंजाइम जो कि कोशिकाओं की जो भित्ति है जो पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है
ऐसा आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो। पेक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है और पेक्टिन और सेलुलोज को तोड़ने का जो कार्य कर सकता है उस एंजाइम का नाम पेक्टिनेज एंजाइम। तब मैं आपसे वर्ड बोल रहा हूँ कि बांधिया ठोस यदि वर्तिका है और यदि परागनलिका उससे वृद्धि करती है तो उसके लिए परागनलिका विशेष भाग से पेक्टिनेज एंजाइम का स्रावन किया जाता है। स्रावित ये पेक्टिनेज एंजाइम जो है परागनलिका के मध्य भाग में उससे ऊतक को नष्ट करते हुए परागनलिका के लिए मार्ग बनाने का कार्य करता है और उस मार्ग से होती है परागनलिका अंडाशय बीजांड तक पहुंच जाती है। वापस सुनिए, अधिकांश जो आवृत्ति पादप होते हैं उनकी वर्तिका ठोस या बंद होती है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि परागकण के अंकुरण से निकली जो परागनलिका है, परागकण अंकुरित होगा, जो परागनलिका निकलेगी वो वर्तिका से होती गमन करती है। अधिकांश जो आवृत्ति पादप होते हैं उनकी वर्तिका ठोस या बंद होती है और ठोस या बंद होती है इसका मतलब उसमें ऊतक होते हैं। उस स्थिति में मैं आपसे बोल रहा हूं कि परागनलिका शीर्ष भाग जो है उसके द्वारा एक एंजाइम प्राप्त किया जाता है और उस एंजाइम का नाम पेक्टिनेज है। इससे पहले मैं आपको जूनियर क्लास में पढ़ा चुका हूं कि कोशिकाओं की जो भित्ति है वो पेक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाओं की जो भित्ति है वो पेक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। परागनलिका के शीर्ष भाग द्वारा स्रावित पेक्टिनेज एंजाइम जो है उन कोशिकाओं की भित्ति को गला करके मध्य भाग में या वर्तिका के मध्य भाग में परागनलिका के लिए मार्ग बनाता है और उस मार्ग से होती है परागनलिका जो है अंडाशय बीजांड तक पहुंच जाती है। अंतरकोशिकीय अवकाश, कुछ पादप या कुछ आवृत्ति पादप जैसे ऑइलोथेरा व पिट्यूनिया जो पादप होते हैं इनमें परागनलिका जो होती है जो वर्तिका होती है उसमें ऊतक तो उपस्थित होते हैं पर ऊतकों के मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं और परागकण के अंकुरण से निकली परागनलिका इन अंतरकोशिकीय अवकाशों से होती है अंडाशय बीजांड तक करती है और यह है निषेचन की प्रक्रिया का दूसरा चरण परागनलिका वृद्धि। क्योंकि आपको पता है कि इन पादपों में नाली उमकी प्रकार का निषेचन पाया जाता है और यहाँ पर नाल का जो कार्य कर रही है वो ये परागनलिका कर रही है जो नली उमक को मादा उमक अंड कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करेगी और अब वृद्धि करती हुई वो नलिका या आप पूरा नाम बोलोगे परागनलिका जो है अंडाशय तक पहुंच गई। लेकिन आपको पता है कि मादा युग्मक जो अंड कोशिका है वो बीजांड के अंदर उपस्थित है अर्थात परागनलिका को बीजांड के अंदर होना है। तब आपने तीसरा बिंदु डाला है परागनलिका बीजांड में प्रवेश या एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल इन ओव्यूल। देखिए सामने दूसरा बिंदु आप पढ़ चुके हो, परागनलिका ने वृद्धि की और वृद्धि करती हुई अंडाशय तक पहुंच जाती है। उसकी वृद्धि के मैंने बिंदु बता दिए। वर्तिका से होती हुई वृद्धि करती है या तो वर्तिका गोली होती है तो परागनलिका सीधी वृद्धि कर जाती है। यदि वर्तिका ठोस या बंद होती है तो पेक्टिनेज एंजाइम प्राप्त करती है, वो परागनलिका के लिए मार्ग बनाने का कार्य करता है। और या फिर परागनलिका कोशिकाओं के मध्य उपस्थित जो रिक्त स्थान है जिनको आपने नाम दिया है अंतरकोशिकीय अवकाश, उन अंतरकोशिकीय अवकाशों से होती है अंडाशय तक पहुंच जाती है। अंडाशय में परागनलिका पहुंचने के पश्चात परागनलिका बीजांड में प्रवेश होती है और अगला चरण आपने ये डाला है परागनलिका बीजांड में प्रवेश। परागनलिका का बीजांड में जो प्रवेश है वो तीन प्रकार का होता है। उससे पहले मैंने आपको बीजांड की संरचना पढ़ाई थी। ये बीजांड निवागी चोल या चेलर एंड, ये जो आगे जो दिख रहा है जहां पर अध्यावरण उपस्थित है उसका नाम आपने रखा था बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। और ये जो दो दिख रहे हैं एक ये अंदर आंतरिक और ये दूसरा बाहरी, ये दो अध्यावरण। और अंडाशय में पहुंची जो परागनलिका है बीजांड में तीन प्रकार से प्रवेश हो सकता है। नंबर 1 बीजांड द्वारी प्रवेश या बोल सकते हो प्रोगेन, नाम से स्पष्ट है। ये जो देखो आप डायग्राम में देख रहे हो ये वाली नलिका पूरी परागनलिका है। मैंने सिर्फ हिंट बनाने के लिए एक रेखा से दर्शाई है। इस प्रकार के प्रवेश में जो परागनलिका है वो बीजांड द्वारी छोर से बीजांड में प्रवेश होती है। और अधिकांश आवृत्ति पादपों में परागनलिका का जो प्रवेश है वो बीजांड द्वारी छोर से होता है। नाम से स्पष्ट है निवागी प्रवेश
या चैलेंजोगेनी। ये देखो, आप देख रहे हो, ये जो पराग नलिका है यदि निभागी छोर से प्रविष्ट हो रही है, ये देखो ये वाला जो भाग है वो निभाग है, और निभागी छोर से यदि प्रविष्ट हो रही है तो उसको आपने नाम दे दिया है निभागी प्रवेश या चैलेंजोगेनी। एग्जाम्पल है कैजुराइना या बिटुला जो आवर्ती बीजी पादप होते हैं, उनमें पराग नलिका का प्रवेश जो बीजांड में है वो निभागी छोर से होता है। अधिकांश आवर्ती बीजी पादप जो है उनमें बीजांड द्वारा छोर से प्रविष्ट होते हैं, लेकिन कैजुराइना व बिटुला जो पादप है उनमें पराग नलिका निभागी छोर से प्रविष्ट होती है। और तीसरा प्रवेश आप यहाँ देखते हैं अध्यावरणीय प्रवेश या बीजोगेनी। ये देखो, ये रेखा जो आप देख रहे हो या ये है पराग नलिका वृद्धि कर रही है और वृद्धि करती हुई यहाँ से प्रविष्ट हो रही है, और ये बाहरी अध्यावरण होगी आंतरिक अध्यावरण। इसका मतलब अध्यावरण से होती है बीजांड में प्रविष्ट हो रही है और तब उसको नाम देते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। एग्जाम्पल दे दिया है वो करते। तो निषेचन की प्रक्रिया का चौथा चरण पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। इससे पहले आपने बीजांड की जब संरचना पढ़ी तो उसमें पढ़ा था ये जो आंतरिक भाग दिखाई दे रहा है इसका नाम भ्रूण कोश या इसी को दूसरा नाम दिया था मादा युग्म कोश। आप किसी भी नाम से इसे बोल सकते हो, भ्रूण कोश या मादा युग्म कोश, फिर या फिर आप बोल सकते हो फीमेल गेमेटोफाइट। किसी भी नाम से आप इसे बोल सकते हो। वापस लेंगे, सुनिए। सबसे पहले पराग नलिका वृद्धि करती है, अंडाशय में पहुंचती। अंडाशय में पहुंचने के पश्चात जो पराग नलिका है वो बीजांड में प्रविष्ट हुई, और पराग नलिका बीजांड में तीन प्रकार से प्रविष्ट हो सकती है। अधिकांश पराग नलिका बीजांड में जो प्रविष्ट हुई थी वो बीजांड द्वारा छोर से होती है, क्योंकि अधिकांश आवर्ती बीज पादपों में पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वारा छोर से होता है। और अब बीजांड का आंतरिक भाग ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और इस आंतरिक भाग का नाम है भ्रूण कोश। ऐसा आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके, या इसी का दूसरा नाम है मादा युग्म कोश, जिसके अंतर्गत मादा युग्म अंड कोशिका उपस्थित है और पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मक उपस्थित है। ऐसा आप ऑलरेडी नर युग्म कोश में मादा युग्म कोश में पढ़ चुके। लैंग्वेज सुनिए। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश किसी भी छोर से क्यों नहीं हुआ, चाहे वो निभागी छोर से प्रविष्ट हुई है, चाहे वो बीजांड वाली छोर से प्रविष्ट हुई है, चाहे वो अध्यावरणों से प्रविष्ट हुई है, लेकिन पराग नलिका का भ्रूण कोश या मादा युग्म कोश में प्रवेश सदैव बीजांड वाली छोर से होता है। आप देख रहे हो, निभाग से भी प्रविष्ट हुई तो अंतर घूम के पहुंच गई बीजांड वाली छोर, चाहे वो अध्यावरण से प्रविष्ट हुई है, देखो अंतर घूम के पहुंच गई बीजांड वाली छोर, और चाहे वो बीजांड वाली छोर से प्रविष्ट हुई। तब मैं वर्ड दूंगा कि पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश या मादा युग्म कोश में प्रवेश जो है वो सदैव बीजांड वाली छोर से होता। उसका कारण है कि यहाँ पर ये जो उपस्थित है, आप ऑलरेडी संरचना पढ़ चुके हो, दो सहायक कोशिका एक अंड कोशिका। यहाँ पर उपस्थित जो सहायक कोशिका है उनके द्वारा कुछ रसायन स्राव किया जाता है, और वो रसायन जो है पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए पराग नलिका का मादा युग्म कोश में या भ्रूण कोश में जो प्रवेश है सदैव बीजांड वाली छोर से होता है। जैसे ही पराग नलिका प्रविष्ट होती है, भ्रूण कोश या मादा युग्म कोश के संपर्क में आती है, दो सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है। वापस लेंगे, सुनिए। पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश जो है सदैव बीजांड वाली छोर से होता है। उसके लिए मैंने आपसे कारण बताया कि भ्रूण कोश में जो दो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनसे कुछ रसायन स्राव किए जाते हैं, और स्रावित को रसायन जो है पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और उनके आकर्षण के कारण पराग नलिका भ्रूण कोश या मादा युग्म कोश में सदैव बीजांड वाली छोर से प्रविष्ट होती है। जैसे ही पराग नलिका मादा युग्म कोश में या भ्रूण कोश में संपर्क में आती है, दो सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है। ये सहायक कोशिकाओं का केंद्र और ये इनका भरा हुआ जीवरंध्र। कुछ दूरी जो है पराग नलिका जो है दोनों सहायक कोशिकाओं के बीच करती है, उसके पश्चात नष्ट हुई सहायक कोशिका की ओर होते हुए भ्रूण कोश में प्रविष्ट हो जाती है, और प्रविष्ट होकर के शीर्ष भाग से फट जाती है, और उसके फटने से
उसमें उपस्थित जो दुर्नर वो परागनलिका में जो उपस्थित दोनों रूपक थे वो भ्रूण कोश में मुक्त कर दी जाते हैं। सबसे विशिष्ट बात यहाँ पर जो है वो ये है कि परागनलिका का भ्रूण कोश में बीजाणु में प्रवेश किसी भी छोर से क्यों ना हुआ हो, वो भ्रूण कोश में सदैव और सदैव बीजाणु वाली छोर से प्रवेश होती है। उसके कारण मैंने आपको बताया कि भ्रूण कोश में उपस्थित जो दो सहायक कोशिका हैं उनके द्वारा कुछ रसायन स्रावित किए जाते हैं और स्रावित को रसायन जो है परागनलिका को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे ही परागनलिका भ्रूण कोश से हमारा उद्भिद के संपर्क में आती है तो सहायक कोशिकाओं में एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है या अपाशित हो जाती है। यहाँ पर आई परागनलिका कुछ दूरी दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य तय करती है, अंततः नष्ट हुई सहायक कोशिका के भीतर से होती है भ्रूण कोश में प्रवेश हो जाती है और वहां पर जाकर शीर्ष भाग से फट जाती है और शीर्ष भाग के फटने से उसमें उपस्थित जो दोनों रूपक है वो भ्रूण कोश में मुक्त कर दी जाती है। और निषेचन की प्रक्रिया का सबसे अंतिम चरण जो आप पढ़ने जा रहे हो वो है निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन।